यहाँ पूर्व पक्ष अच्छे से स्पष्ट हो गया, परंतु सारा जगत ब्रह्मात्मक है, वे सभी जागतिक धर्म उस जीव के हैं, ये कैसे समझना। सारा जगत ब्रह्मात्मक है, वे सभी जागतिक धर्म उस जीव के हैं। जीव के धर्म तो पूर्व पक्ष में स्पष्ट हैं, परंतु जगत को ब्रह्मात्मक कैसे कह रहे हैं पूर्व पक्षी, यह एक कंफ्यूजन है। पूर्व पक्षी जगत को जो है वो ब्रह्मात्मक नहीं कह रहे हैं। पूर्व पक्षी जगत को ब्रह्म के द्वारा संचालित कह रहे, सॉरी, पुरुष के द्वारा संचालित कह रहे हैं। अर्थात कि पुरुष जो है वो संचालन करता है प्रकृति का, और पुरुष इक्वल्स टू जीव और जीव इक्वल्स टू ब्रह्म, तो पुरुष इक्वल्स टू ब्रह्म। ऐसा स्वरूप जो निरीश्वर सांख्य में जीवात्मा का पुरुषवाची शब्द से मान्य है, उसे ब्रह्म की फ्रेम में पूर्व पक्षी फिट करना चाहता है, ताकि सांख्य मत उपनिषद से सिद्ध होता है ऐसा उसका मत स्पष्ट हो जाए। अर्थात सांख्य में जो पुरुष का स्वरूप मान्य है वो ये है कि पुरुष जो है वो प्रकृति का संचालन करता है, और वो पुरुष शुद्ध स्वतंत्र होता है। पर जब वो प्रकृति के साथ संबंध में आता है और प्रकृति उसे मोहित कर देती है, तब वो जो पुरुष है वो उसके द्वारा बद्ध बन के और फिर अपने आप की स्वतंत्रता को भूल जाता है, और उस प्रकार से बद्ध हो जाने पर पुरुष अपने आप को प्रकृति का संचालक और प्रकृति का कर्ता मानता है, और फिर उन दोनों के संबंध से जगत बन जाता है। फिर जब पुरुष के अंदर ज्ञान, क्योंकि पुरुष का कर्म है चैतन्यवान होने के कारण, इसलिए जो पुरुष है वो जब अपने आप को प्रकृति से मुक्त करना चाहता है, तब बहुत लंबे समय तक प्रकृति, जब जैसे हम शो कहते हैं, ऐसा वहां उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई नर्तकी हो, वो अपने रहे हुई कला को अपने ऑडियंस के सामने जब दिखा देती है, तब वो नर्तकी भी संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, मुझे जो आता था वो मैंने दिखा दिया। उस तरह से प्रकृति के अंदर सृष्टि को उत्पन्न करने की जितनी भी कैपेबिलिटीज होती हैं, उन सभी कैपेबिलिटीज को जब वो पुरुष के सामने प्रदर्शित कर देती है, तो प्रकृति भी संतुष्ट हो जाती है, और ऑडियंस जैसे नाच गान देख के और चले जाते हैं, उस तरह पुरुष भी प्रकृति के मोह से निवृत्त हो जाता है, और तब पुरुष का संबंध वियुक्त हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से मुक्त कहलाते हैं। तो इस थियरी में अगर हम पुरुष को ब्रह्म बना दें, इसलिए जब बद्ध है तो वो पुरुष कहला दिया जाएगा या जीव कहला दिया जाएगा, और वो अनेक हो सकते हैं, और वो मुक्त हो जाता है, अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, तब वो ब्रह्म कहलाता है, जैसा शंकराचार्य जी प्रपोज करते हैं सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की थियरी में। और प्रकृति तो प्रकृति है ही, उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जड़ सृष्टि की, ये थियरी तो हमें भी मान्य है। तो इतना सा इक्वेशन बिठा देने से अगर उपनिषद सिद्ध सांख्य मत है ऐसा अगर हम मानने को तैयार हो जाएं, तो पूर्व पक्षी का काम बन जाएगा। इसलिए वो ये प्रपोज कर रहा है कि ये जो वचन है वहां से ये अर्थ प्रकट होता है कि पुरुष प्रकृति का संचालन करता है और वही प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि का निर्माता होता है। अब वो ब्रह्म सहकृत पुरुष है ऐसा अगर हम कह देंगे, तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म वाला भेद आप बता दो। बद्ध और मुक्ति की अवस्था में पुरुष को पुरुष कह दो और मुक्त अवस्था में उसे ब्रह्म कह दो, जो अपने स्वरूप निष्ठ हो जाएगा। इस तरह की थियरी पूर्व पक्षी ने प्रपोज की, जिस पर महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वहां जो पुरुषाणाम शब्द का उपयोग हुआ है वो जीवानाम वाची है, और एतेषाम का मतलब जगत है, इसलिए जगत और जीव दोनों का जो करता है वो ब्रह्म है। ऐसा तृतीय पुरुष में तत्पुरुष समास की तरह तृतीय व्यक्ति में श्रुति ने ज्ञेयत्व को स्थापित किया है, और वो ज्ञेयत्व ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसा महाप्रभु जी ने सिद्धांत पक्ष से इस पूरे प्रकरण को बताना चाहा। पार्थ बोल सको तो बोल देना, या मैसेज में बता देना अगर कुछ हुआ तो। ठीक है।
हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। दो प्रश्न थे। पहले तो आपने प्रीतिबेन को बताया तो उसमें क्लियर हो गया। अभी जो आपने बोला उसमें एक प्रश्न उठ ऐसा रहा है कि जब पुरुष अनेक है और वो पुरुष को जब ज्ञान हो जाता है तो वो ब्रह्म हो जाता है, तो फिर अनेक पुरुष है तो उसके अनेक ब्रह्म होते हैं कि फिर अनेक पुरुष एक साथ में मुक्त हो जाते हैं उनके मत के अनुसार? वो थोड़ा एक डाउट। उनके मत अनुसार ब्रह्म होता ही नहीं है, ब्रह्म जैसा कुछ भी होता ही नहीं है, इसलिए ओके। वहां किसी मन की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अनेक पुरुष होते हैं अर्थात अनेक जीवात्माएं होती हैं और वो सब स्वरूपनिष्ठ होकर मुक्त कहलाती हैं, ऐसी ही उनकी थियरी है। अच्छा, मतलब अगर आप ब्रह्म को कहते हो तो फिर वो ऐसे बोल रहे हैं, लाइक दैट, हाँ, राइट? तब आप ऐसे मान लो कि वो पुरुष शुद्ध हो गया अर्थात ब्रह्मनिष्ठ हो गया। ओके। हाँ, मतलब उनके यहाँ पर ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है कि ब्रह्म एक है, उसका कोई आएगा ही नहीं कोई, हम जो मानते हैं एकत्व नहीं, ब्रह्म। वो वहाँ फॉर्मेट ही नहीं है अवेलेबल। जी, इसके लिए उनको द्वैतवादी कहते हैं हम लोग। हाँ, द्वैतवादी, क्योंकि प्रकृति और पुरुष तत्व दो हो गए ना, एक सिंगुलर जी। तत्व नहीं है, तो अद्वैत को स्पेस ही जी। नहीं। वो ऑलवेज जी। ड्युअलिटी रहती ही है, क्योंकि प्रकृति Yes. और पुरुष एक तो है नहीं, तो पुरुष मुक्त हो जाएगा, फिर भी प्रकृति प्रकृति रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, पुरुष का अनेकत्व भी रहेगा, तो ड्युअलिज्म में भी ड्युअलिज्म है ऐसे। अच्छा जी, एकदम स्पष्ट हो गया। प्रणाम जी। और हम्म। और राजा, ये अनेक पुरुष पहले से ही जैसे सनातन है, होते ही है, ऐसा ना राजा? हाँ, अनेक कहाँ से? पुरुषवाद ही है सिद्धांत से। जैसे कि कहाँ से उसका कोई ओरिजिन नहीं है, ऐसे ही जैसा बोलते हैं ऐसा ही है, ये सनातन ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो पुरुष अनेक ही रहते हैं और सब फिर प्रकृति जो है वो उनके सामने अपनी कला प्रदर्शित करने आ जाती है। और जब तक हम जैसे वो देख रहे होते हैं, तो मूवी के अंदर कैसे हम अपने आप को सीन के अंदर घुसा हुआ महसूस करते हैं, ऐसे हम पुरुष जितने भी हैं वो प्रकृति से मोहित होके और अपने आप को उससे जुड़ा महसूस करते हैं। शो खत्म हो जाता है, हम उठ के घर चले जाते हैं, ऐसे पुरुष उनके मोह से निवृत्त होके मुक्त हो जाते राजा, फिर कभी ऐसा होता है कि कोई भी नहीं बचता है उनके यहाँ, तो सृष्टि हैं। नहीं, खत्म हो बचे तो जाती है ऐसा? रहेंगे ना पुरुष, पुरुष जितने भी हैं वो कहाँ जाएंगे? हाँ, फिर से सृष्टि करते हैं ऐसा फिर? हाँ, फिर वापस वो- प्रकृति का भी सामने आ जाएगी और वो चलता रहेगा साइकिल। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ, जय जय। हाँ, दंडवत प्रणाम, मतलब दंडवत जैसे प्रणाम। सृष्टि की उत्पत्ति और ऐसे कोई लय, ऐसा कोई प्रकार ही नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसी बात बन जाएगी ना, तो फिर नहीं प्रकार सा रहेगा, वो तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर सांख्य मत में मान्य है। वही है अच्छा। पंचमहाभूत और वगैरह वगैरह सब हम जो उत्पत्ति मानते हैं उसी प्रोसीजर में। ओके। पर मतलब कि वो एक इटर्नल प्रोसीजर है जो प्रकृति पुरुष के संबंध से चलती रहेगी। उसमें ओवरऑल मुद्दा ये है कि ब्रह्म का काम नहीं है, कहने का मतलब ये है। जी जी। हाँ, हम जैसे कहते हैं ना कि नहीं, पहले ब्रह्म प्रकृति पुरुष को बनाएगा, फिर प्रकृति पुरुष जगत को बनाएंगे, तो वो ये कहते हैं कि ब्रह्म का काम अगर कुछ है ही नहीं तो उस पार्ट को स्किप कर दो, प्रकृति पुरुष से ही तो सब कुछ होता है, तो वहीं से सब कुछ मान लो ऐसे। क्योंकि हमें जी। जगत को बनाने के लिए केवल दो कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जड़ चाहिए और हाँ। चेतन चाहिए। तो जड़ प्रकृति बन जाएगी, चेतन तो पुरुष है ही, तो फिर तीसरे तत्व की आवश्यकता ही क्या है, दोनों से काम तो चल ही रहा है अपना ऐसे। राइट। So if anyhow we want to नहीं नहीं, compare with हाँ, मायावाद, तो वो कैसे, मतलब हम लोग ऐसे उनका और उनका क्या कंट्रोवर्शियल चलेगा? सृष्टि मिथ्या नहीं है ना सांख्य में। अच्छा, ओके, तो वो विकृत परिणाम सत्कार्यवाद है। वाले। ओके। हाँ, प्रकृति से विकृत होकर सृष्टि परिणामित होती है, इसलिए अविकृत परिणाम नहीं है, विकृत परिणाम है, पर मिथ्या नहीं है, सत्य है। ओके हाँ, जी। तो क्रिएशन जो है वो झूठा नहीं सिद्ध होगा, सत्य सिद्ध होगा। ओके जी। हाँ,
राजा सॉरी बट ये थोड़ा रिलेटेड है। तो उनके वहाँ जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो क्रिएशन होता है वो संसारात्मक होता है, और तो फिर वो भी उनका मतलब मिथ्या नहीं रहेगा ऐसा? हर एक पुरुष के लिए अगर प्रकृति जगत उत्पन्न करती नहीं, है हर एक पुरुष के नहीं, प्रकृति तो एक ही है ना। तो पुरुष को मोह अपने अपने प्रकार से होता है, पर प्रकृति जो बनाती है वो तो एक ही कंपोजिशन बनाती है ना। तो राजा ये प्रकृति जो ये पंच महाभूत और ये सब बनाती है वो विदाउट पुरुष के इंटरफियरेंस ही बनाती है? हाँ, मतलब पुरुष जो है वो केवल उसे चेतना प्रोवाइड करता है बनाने के लिए। बाकी तुम बैठे बैठे देखते रहो, बनाने का काम हम करेंगे, तुम स्विच ऑन कर दो बस, ऐसा। अच्छा, हाँ राजा। जैसे कोई मशीन हो तो बनाने की एबिलिटी तो हमारी नहीं होती है, मशीन की होती है। जैसे कोई भी वस्तु को बनाना है तो बनाएगा कौन? हम अपने आप को कर्ता केवल कितने सेंस में कहते हैं कि हमने उस मशीन की स्विच की है। बाकी बनाया किसने? मशीन ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। तो बनाने का जो पोटेंशियल है वो तो मशीन के अंदर ही होता है, हमारे पास थोड़ी होता है। पर स्विच ऑन मशीन खुद से नहीं कर सकती, उसे कोई व्यक्ति चाहिए जो आके उसका स्विच ऑन कर दे। बस उसी तरह प्रकृति को केवल एक स्पेक्टेटर चाहिए, देखने वाला चाहिए। क्योंकि मानो कोई देखने वाला ही नहीं है तो कोई कलाकार अपने कला की प्रदर्शन क्यों करेगा? तो आप आके बैठ जाओ, कला तो हमें आती है, तुम्हें तो आती नहीं है, तो हम अपनी कला तुम्हारे सामने प्रदर्शित कर देंगे। बस ऐसे जब पुरुष आके और बैठ जाता है तो प्रकृति जो है वो उसके सामने इस सृष्टि को फैला के और अपने अंदर जो कोई भी पोटेंशियल है, जो कुछ भी बनाने की सामर्थ्य है, उन सबको पुरुष के सामने प्रदर्शित कर देती है और पुरुष उसे देख लेता है। फिर प्रकृति का काम खत्म हो जाता है तो वो अपना प्रदर्शन बंद कर देती है, मतलब लय कर देती है। तो जिस क्रम में उत्पत्ति हुई थी उसके उल्टे क्रम में लय हो जाता है, और जब लय होके और ये शो खत्म हो जाता है तो पुरुष वहां से उठ के चला जाता है। वो पुरुष की मुक्ति हो गई, स्वरूप स्थिति हो गई। और पूर्व पक्षी यहाँ हमारी फ्रेम में फिट करने के लिए ये कह रहा है कि उस स्वरूप स्थिति को आप ब्रह्म बोल दो, और जब तक प्रकृति के बंधन से बंधा है तब तक आप उसे पुरुष कह दो, अभिमानी जीव कह दो, क्योंकि प्रकृति अभिमानी तो हम जीव कहेंगे। तो हमारी और आपकी थियरी एक हो जाएगी ऐसे। हाँ राजा, एकदम स्पष्ट हुआ। राजा खाली इसमें एक ही प्रश्न है कि जैसे आपसे आज्ञा की कि प्रकृति जब उसकी सृष्टि समेट लेगी, मतलब उसका जो शो है वो, उसके पहले अगर पुरुष प्रकृति से मुक्त हो गए तो स्वरूप स्थित हो जाए, जो हमारे वहाँ मोक्ष की प्रक्रिया है उस तरह से? नहीं, प्रकृति समेटेगी तभी पुरुष मुक्त होगा। अच्छा, पुरुष अपने कोई योग सांख्य ऐसे तरह से मुक्त नहीं होगा अपनी साधना से? मतलब साधना वो करेगा पर स्वभावतः ज्ञान उसके अंदर सिद्ध है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर बीज भाव है ही, बस उस तरह से क्योंकि चैतन्य युक्त है तो चैतन्य युक्त होने के कारण ज्ञान उसके अंदर सिद्ध ही रहता है। तो ज्ञान सिद्ध होने के कारण वो तो अपने स्वरूप को वस्तुतः जानता ही है, बस उसके आंखों के सामने प्रकृति क्योंकि अपना नाच दिखा रही है तो उसकी बुद्धि अभी काम करनी बंद हो गई है। तो प्रकृति की भी तो एक लिमिट है। तो उस तरह वो बुद्ध जैसा बताते हैं ना कि हर पदार्थ अपने आप को ही खुद ही षड्भाव विकारों के फ्लो में नाश की तरफ अपने आप ले जाता है, उसे नष्ट करने के लिए आपकी जरूरत नहीं होती है। तो हर वस्तु अपने स्वभाव से बनती है, अपने स्वभाव से ही अपने समय पर नष्ट हो जाती है। जैसे कोई कपड़ा हो तो हम उसे नहीं भी जलाएंगे, नहीं भी तोड़ेंगे, तो भी वो धीरे धीरे अपने समय से अपने आप को फाड़ देगा, अपने आप को तोड़ देगा। जैसे वो सिल्क वगैरह की चीजों में हम देखते हैं कि वो खुद ही अपने आप को नष्ट कर देता है, वो चिर जाता है, हमने नहीं फाड़ा है। तो उस तरह स्वभाव से ही प्रकृति की एक ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन खत्म होता है तो हर वस्तु अपने आप से अपना नाश करना शुरू कर देती है। उसे नष्ट करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की ऑलवेज जरूरत नहीं होती है। नष्ट होते होते वो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, वो आ जाता है तो प्रकृति का खेल खत्म हो गया। खत्म हो गया तो पुरुष अपने आप ही मुक्त हो गया।
जी जी एकदम मतलब राजा हमारे वहाँ जो लय की प्रक्रिया है कि लय होगा तो सब ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएंगे, उस तरह से। हाँ, अर्थात वही जो जैसे कर्मवादी क्या कहते हैं कि ब्रह्म को कर्म का फल देने की जरूरत नहीं होती है। हर प्रत्येक कर्म के अंदर अपने फल को पैदा करने का एक स्वभाव सिद्ध सामर्थ्य होता है, जो थियरी बुद्ध भी कहते हैं। और मीमांसक, निरीश्वर मीमांसक है, वो भी यही कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा फल जो है वो अपने आप आगे महाप्रभु जी जो तृतीय अध्याय है उसमें ये सारी आर्ग्यूमेंट मीमांसकों की लेंगे। तो वहां मीमांसक यही कहते हैं कि कर्म खुद ही अपने फल को पैदा कर सकता है, इसलिए कर्म फल दाता के रूप में हमें ईश्वर की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए देवता सारे मंत्रात्मक होते हैं। तो वो थियरी की तरह ही ये भी कहते हैं कि प्रकृति की भी एक लिमिट है, प्रकृति कोई अमर तो है नहीं, चिरस्थायी तो है नहीं, तो आपका बंधन भी चिरस्थायी नहीं है, कभी ना कभी प्रकृति अपना काम निवृत्त करेगी, फिर तो आप अपने स्वरूप में निष्ठ हो ही जाओगे। तो उसके लिए पुरुष को संचालक बन के और प्रकृति को नष्ट करने का उद्यम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो विद द प्रोसीजर हो जाता है। हाँ राजा एकदम स्पष्ट हुआ, प्रणाम राजा। हाँ, तो पुरुष का काम केवल इतना है कि वो बैठे और प्रकृति के तमाशे को देख ले बस, क्योंकि प्रकृति को केवल एक दृष्टा की जरूरत होती है कि हम अकेले स्टेज पे ऊपर शो नहीं करेंगे, तुम देखो बैठ के बस। और बाकी जैसे दृष्टा जो ऑडियंस है उसके अंदर कोई कला नहीं है, उसी तरह पुरुष के अंदर 1% भी कोई प्रकार का सामर्थ्य नहीं होता है कुछ भी करने का, वो केवल ज्ञाता है, दृष्टा है, और बस वो उतना ही कर सकता है। तो प्रकृति जो है वो निर्माण करने में स्वतंत्र है, वो अपनी ही शक्ति से सब कुछ करती है, बस उसे एक देखने वाला चाहिए, जिसके लिए वो लोग अंधे और लंगड़े का सामर्थ्य का उदाहरण देते हैं कि प्रकृति जो होती है वो लंगड़ी होती है और पुरुष होता है वो अंधा होता है। जी राजा स्पष्ट हुआ। एक प्रश्न है जय, पूछूं? हाँ, मतलब ये ऑलमोस्ट एक क्वांटम थियरी के भी उनका भी कहना ऐसा है ना कि व्हेन इट इज ऑब्जर्व देन। हाँ, साइंस के साथ हम इसमें मैच कर जाते हैं। मतलब सांख्य मैच कर जाता है या क्या? सांख्य मैच कर जाता, निरीश्वर सांख्य मैच कर जाता। ओके जी। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का सूत्र कल कंटिन्यू करेंगे।